बीए प्रथम वर्ष, हिंदी साहित्य, द्वितीय सेमेस्टर। रीतिकालीन हिंदी काव्य की जो चर्चा पहले से चल रही है, जिसमें बिहारी से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों की बात हो चुकी है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं भूषण। तो आप देखेंगे कविवर भूषण से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों की कुछ चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो देखें, सबसे पहला प्रश्न है, भूषण किस जाति के थे? भूषण किस जाति के थे? तो भूषण जी जो थे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कौन थे? कान्यकुब्ज ब्राह्मण। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखिएगा, भूषण के जो भाई थे कौन थे? मतिराम जी थे, चिंतामणि तथा नीलकंठ, और इनका दूसरा नाम भी जटाशंकर। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा मतिराम, चिंतामणि, नीलकंठ, या कहीं पे नीलकंठ की जगह जटाशंकर मिल सकता है। अगला देखिएगा, भूषण का वास्तविक नाम था। देखिएगा, भूषण का जो वास्तविक नाम क्या था, वो है पतिराम अथवा मतिराम। ये कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते पतिराम था, कुछ लोग कहते मतिराम था। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, भूषण किस रस के कवि थे? तो जो भूषण थे वो वीर रस के कवि थे। पुनः सुन लीजिएगा, भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण जी जो थे वीर रस के जो है कवि थे। और इनका यदि इस प्रकार से भी पूछा जाए, यदि भूषण ने अपने काव्य में किस रस की जो है को महत्व दिया है, या भूषण किस रस को अपने काव्य में सजोया है, इस प्रकार से किसी प्रकार से घुमा हुआ प्रश्न हो, लेकिन फिर भी आपको क्या बताना है? वीर रस। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, भूषण के काव्य में प्रमुख गुण कौन सा है? देखिएगा, जो भूषण का जो काव्य है उसमें गुण पूछा गया, कौन सा है? तो ओज गुण है। ओज गुण, ये भी आपको पता होगा पहले से ही। देखिएगा, ओज गुण कहाँ होता है? जहाँ वीर रस होता है वहाँ पे ओज गुण होता है। कौन सा? जहाँ पे वीर रस होता है, जहाँ जहाँ काव्य में आपको वीर रस झलकता दिखाई दे, नजर आता दिखाई दे, वहाँ कौन सा गुण? ओज गुण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? देखिएगा, त्रिविक्रमपुर यानी तिकवापुर भी कहते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि थे? तो ये रीतिकाल के कवि थे। आपके पाठ्यक्रम में ही रीतिकाल के कवि हैं, फिर किस बात की चिंता है? आंख मूंद करके आपको तो इसका प्रश्न का तो याद ही कर लेना है। भूषण किस काल के कवि? यानी रीतिकाल के कवि। भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 ईस्वी में। भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? देखो भैया, जो है भूषण है तो भूषण जो है उपाधि है, नाम नहीं है। इसीलिए पहले मैंने प्रश्न आपसे पूछा क्या कि भूषण का वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम कोई ठीक तरीके से कोई सटीक जवाब नहीं देता है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर जो है भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? जो चित्रकूट के जो राजा थे, सोलंकी राजा जो रुद्रसेन, उन्होंने जो है इनको जो है भूषण की उपाधि प्रदान की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट, जब तक सभी ना हो जाए तब तक ब्रेक नहीं लेना है। अच्छा, महाकवि भूषण के पिता का नाम क्या था? हाँ, इनके पिताजी का नाम पूछा है। देखो, पंडित रत्नाकर त्रिपाठी जी। पुनः सुन लीजिएगा, पंडित रत्नाकर त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न, काव्य, हाँ, भूषण जी की जो काव्य भाषा है कौन सी है? भूषण की जो है भाषा पूछी गई है, तो इनकी भी भैया कौन सी है? ब्रज भाषा। देखो, अभी इससे पहले हमने आपको कौन से एक कवि को बताया था, जबरदस्त कवि, गागर में सागर भरने वाला, कौन बताया था? बिहारी बताया था ना। उसकी भी कौन सी भाषा है? उनकी कौन सी भाषा? ब्रज भाषा थी। हाँ जी, तो इनकी भी कौन सी भाषा है? कुछ ऐसे प्रश्न है जो बिल्कुल आंख मूंद करके याद कर लेना है कि इनका भी वही है और भूषण का भी वही है। और आगे एक और कवि फटाफट अभी मैं बताने वाला हूँ ना, घनानंद जी, उनकी भी भाषा यही है। फिर तो ये प्रश्न आपको तो हर हालत में याद ही कर लेना है कि आपके जो कवि पाठ्यक्रम में है कौन से, किस भाषा के, यानी ब्रज भाषा।
अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, जब तक प्रश्न हो न जाए सभी तब तक जो है आप बराबर सुनते, लगातार सुनते रहिए, देखते रहिएगा। हाँ, शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? हाँ, जो शिवा बावनी है ना उसके भूषण जी रचनाकार है। अच्छा, अगला प्रश्न फटाफट तुरंत देखिए, जो भूषण की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? सन 1715 ईस्वी में। हाँ जी, अगला देखिएगा तुरंत, फिर वही प्रश्न भी मैंने पूछा था ना, वही फिर आपको मिल रहा है। भूषण जी की प्रमुख शैली कौन सी है? भैया आप भी देखो बताया था ना, गुण पूछा था ना पहले, तो हाँ फिर वही से देखो यहाँ पे है ओज गुण वर्णन शैली है। अगला देखिएगा, शिवराज भूषण की रचना कौन है? तो भैया ये कबीर भूषण जी है। अब भूषण की रचना कौन सी है उसमें देखिएगा जी 6 साल दशक है, और भी रचना है सारे, लगभग नाम उनके रचनाओं के इनके आ जाएंगे, देखते रहेगा। अच्छा, सर्वप्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? देखो भूषण जी को माना जाता है। हम लोग क्या कहते हैं ना, वो मैथिली शरण गुप्त को मान लेते हैं और अन्य कवि की बात करते हैं, नहीं जी, सबसे पहला जो राष्ट्र कवि माने जाने वाला कौन सा है? भूषण जी है। हाँ, और उसके बाद देखो एक लिखा है न, प्रश्न अगला है देखिएगा, चतुरंग का शाब्दिक अर्थ पूछा है। चतुरंग का भैया शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चतुरंग मानी 4 प्रकार की सेना। कौन सी? पैदल, घोड़सवार, रथ सवार और कौन से? गज सवार। हाँ, आपने इनका जो है एक रचना पढ़ी होगी ना, उसमें लिखा था ना, साजी चतुरंग सेन यंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजी चतुरंग सेन यंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। हाँ, वहाँ पे ये जो है चतुरंग शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वही उसी का जो है शाब्दिक अर्थ पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न देखो, शाब्दिक अर्थ है पारावार का क्या है? भक्तन का क्या है? यानी पारावार का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र, और भक्तर कहते हैं कवच को। कवच को यानी कि जो अश्व के ऊपर जो झूल पड़ी होती, झूल कहते हैं, जो कवच जो रक्षा करने वाला होता है ना, उसे कहते हैं भक्तर यानी कवच। अगला है अलंकार ग्रंथ कौन सा इनका है? शिवराज भूषण जो है इनका अलंकार ग्रंथ भी है जी। हाँ, अगला प्रश्न फटाफट देखते रहेगा, सुनते रहेगा। हाँ जी, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, भूषण रचित शिवा बावनी में छंदों की संख्या पूछी है। जो शिवा बावनी है ना उसमें कुल कितने छंद हैं? तो आप देख रहे हैं ना कितने, 52। अगला प्रश्न देखो, शिवराज भूषण में कितने प्रकार के अलंकारों का निरूपण है? भैया 105, 105 हैं, भूलना नहीं है। लेकिन किसमें? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों की संख्या। और अगला प्रश्न देखो, रीत काल में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला कवि कौन है? भूषण जी हैं। और उसके बाद फैसला का अर्थ क्या है? यानी कि भोसले यानी शिवाजी के वंश की जो ये उपाधि है, ठीक है। और देखो अगला पूछा है वैरक का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी झंडा जिसे ध्वज बोलते हो ना। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, शिवाजी की आश्रय में रहने वाला कौन सा कवि था? भैया भूषण जी थे, शिवाजी के आश्रय में रहते थे। और अगला प्रश्न है, मुगल स्त्रियां कहाँ पानी नहीं पाती? नोक्तों में। शिवाजी के युद्ध के प्रयाण के समय, जब शिवाजी युद्ध के लिए जब चले थे, प्रयाण माने जब चले थे ना, तो उस समय थाल में रखी पारी के समान कौन सी वस्तु हिल रही थी? भैया पारा। हाँ जी, ये प्रश्न देख रहे हैं ना, ये गलत है। इसका उत्तर होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा एक लाइन ना, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, तो ये जो है इसका गला लिखा हुआ ना, पारावार होना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, बाकी इसकी चर्चा करेंगे आगे चल के, अभी मैं चर्चा करूंगा। हाँ, औरंगजेब ने हत्या की थी किसकी? मुराद बख्श की। अगला है, दारा को औरंगजेब ने कहाँ के किले के चौक में चुनवाया था? आगरा के किले।
अगला देखिए, भूषण शिथिलयंग, भूषण शिथिलयंग, अरे भूषण शिथिलयंग, भूषण शिथिलयंग में अलंकार पूछा है। देखो इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्यों अलंकार है यमक, आपको ये इसका जो है परिभाषा आपको पता होगा ना, कहाँ जहाँ पर योग में स्वरूप शब्दावली का प्रयोग हो और दोनों के क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। आपने पढ़ रखा होगा ना वो याद वाला, जो आपको पुराना वाला याद है, कनक कनक ते सौगुनी, तो कनक कनक दोनों एक जैसे आए थे ना एक जगह, वो दोनों का अर्थ अलग अलग। वैसे इसी में भी अलग अलग है ना। जिस कहानी यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। भूषण शिथिलयंग, भूषण शिथिलयंग में यमक अलंकार। हाँ, औरंगजेब ने कत्ले आम कराया था कहाँ, मथुरा में। अच्छा अगला प्रश्न देखो, भूषण ने किसके शासन की सराहना की है, शिवाजी की। अगला, बाज गजराज शिवराज सेन साजतहि, किसकी पंक्ति है, किसने लिखा है, ये भूषण जी ने लिखा। हाँ जी, भूषण किस गोत्र में पैदा हुए थे, अभी इससे पहले पूछा था किस वंश में या किस जाति में, तो अब यहाँ पे पूछा गया है किस, जो इनका जो गोत्र था वो कौन सा था, ये काश्यप गोत्र में इनका जन्म हुआ था। और ये ब्राह्मण तो थे, ये तो पता ही है आपको। अच्छा, भूषण के कुल कितने भाई थे, 3 भाई थे। और इसके बाद के शिवराज भूषण रचना में भूषण ने किसके चरित्र पर प्रकाश डाला, देखो शिवाजी, तो बात स्पष्ट ही पहले से पता आपको। अलंकार ग्रंथ है, कौन सा है, ये भी पहले पीछे प्रश्न भी बता चुका हूँ ना, शिवराज भूषण। और छत्रसाल के रचयिता कौन है, वो भी भूषण जी हैं। और छत्रसाल में छंद कितने, 10 ही छंद हैं, कोई अधिक नहीं भैया। पुनः दोनों प्रश्न पुनः सुन लीजिएगा। भूषण की काव्य शैली क्या है, मुक्तक काव्य शैली है। और उसके बाद देखो ये लिखा हुआ, ऊंचे घोरे मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोरे मंदिर के अंदर रहाती है। ये जो पंक्ति किसकी है, तो ये भी भूषण जी की पंक्ति है। भूषण जी के जो 2 नायक हैं कौन है, शिवाजी हैं और छत्रसाल जी महाराज हैं। अगला देखो, सहस बाहु पर किसने आक्रमण किया था, जो परशुराम ने किया था। भूषण किस धारा के कवि हैं, ये जो है रिक्त मुक्त धारा के कवि हैं। बाकी काल पूछा जाता है तो आपको बताना है, रीति काल है। अच्छा अगला प्रश्न देखो, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, यानी शिवाजी की है। और उसके बाद देखो कवित्व के रचनाकार कौन है, भूषण जी हैं। और छत्रसाल कहाँ के राजा थे, बुंदेल के राजा थे, बुंदेल के। महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किस रचना में है, वो है छत्रसाल दशक है। साहू जी शिवाजी के कौन थे, प्रश्न है साहू जी शिवाजी के कौन थे, ये पिताजी थे। अगला प्रश्न है, राजा छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती है तब कैसा प्रतीत होता है, यानी राजा छत्रसाल की जब तलवार जब म्यान से निकलती है तब उस समय कैसा प्रतीत होता है। कैसे लिख गया है, गलत लिखा हुआ है, कैसा होना चाहिए, कैसा प्रतीत होता है। सूर्य की प्रलयकारी किरणों की सदृश जब उनकी तलवार निकलती है म्यान से, तो ऐसा लग रहा है सूर्य की प्रलयकारी किरणें निकल रही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भूषण के पिताजी का क्या नाम था, रत्नाकर त्रिपाठी। देखो पीछे ये प्रश्न आ चुका है, दोबारा ये रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखो, भूषण ने शिवाजी की तुलना की है, किससे की है, सिंह से किया है। चलो अगला फटाफट देखिएगा, लागत लपकी कंठ बैरन के नागिन सी, ये जो लाइन किसने लिखी है, ये महाराज भूषण जी हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, रौद्र रूप। आपको पता होगा ना, रौद्र रूप होता है तब कौन सी कैसी स्थिति होती है। अच्छा अगला प्रश्न है, भूषण जी ने समुद्र की आग से किसकी तुलना की है, शिवाजी की है। और देखो उसके बाद में एक जो है पर्याय पूछा है, तम का पर्याय क्या है, तम माने अंधकार होता है, यानी तिमिर। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है, यानी भोजन यानी कलेवा प्रदान कर रही है। कलेवा देते काल को भोजन जो है यानी कलेवा प्रदान कर रही है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, देखो इससे पहले दोबारा फिर प्रश्न आ गया, इससे पहले आ चुका है ना, कितने 105। हाँ जी, भूषण का जन्म किस प्रदेश में हुआ है, तो यह प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद छत्रसाल की तलवार सबके गले में किस तरह से लिपट जाती है, वो इससे पहले देखो अभी एक पंक्ति आई थी ना, नागिन की तरह जो है लिपट जाती है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी किसकी हलचल से डगमगाने लगी थी? यानी शिवाजी की सेना से। जब वो सेना निकली थी ना, तो किस प्रकार से निकली थी और किस प्रकार, कितने प्रकार की, ये भी प्रश्न पीछे आ चुका है ना, जहाँ पे आपने पढ़ा है सारी चतुरंग सेन यंग में उमंग धारी सजा शिवाजी जंग जीतने चलत है। अच्छा, उसके बाद देखो, बिजली की भांति क्या चमकती थी तलवारें यूं चमकती थी। और उसके बाद है देखो, भृकुटी चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है? अत्यंत क्रोधित हो जाना। अगला है सरजा शिवाजी राम ही को अवतारू है। सरजा शिवाजी राम ही को अवतारू है, किसने लिखा है? यानी भूषण जी ने लिखा है, भूषण जी ने कहा है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा है कुल सूर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कुल सूर्य, सूर्य माने सूर्य, कुल माने कुल का, यानी सूर्यवंश, और इसे समस्त वीर भी कहते हैं। अगला है पखावर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोहे की झोल। इसके बाद देखें घनानंद, तो हाँ जी, घनानंद जी से जो मुख्य प्रश्न है आने वाले हैं, जो बहुत अति महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। जब तक पूरे ना हो जाए तब तक ब्रेक नहीं करना है, रुकना नहीं है, चाहे कितना भी समय लगे। तो देखिए, सबसे जो पहला ही प्रश्न है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। क्या है देखिएगा, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है ना, किसको? यानी घनानंद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस बादशाह के दरबार में रहते थे? भैया मोहम्मद शाह रंगीली जी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, घनानंद किसी जाति के थे? ये जो जिनकी जो जाति है वो वैश्य है। अभी दो कभी फिर पीछे पड़ चुके हो ना, पुनः फिर मैं याद दिला दूं, वो किस जाति के थे? हाँ जी बताए। तो ये जो पीछे आप पढ़ चुके बिहारी पर पढ़ा था ना, अभी घनानंद के प्रश्न, यानी अभी देखे हैं, प्रश्न उत्तर देखे हैं, तुरंत देखे हैं। वो थे, कौन थे? ब्राह्मण जाति के थे। और ये भैया कौन है? वैश्य जाति के हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो अगला है, देखो भैया घनानंद की काव्य भाषा कौन सी? देखो मैंने एक ही बार में बता देना, आपके पाठ्यक्रम में जितने कौन कौन है, देखो सबसे पहले बिहारी जी है ना, दूसरा भूषण जी है, और अब फिर किसकी बात कर रहा हूँ? घनानंद जी की। सबकी भाषा कौन है? ब्रज भाषा। फिर तो आपको कहने क्या, एक थोक में याद कर लो कि जो आपके पाठ्यक्रम में सारी ब्रज भाषा। चलिए अगला पर देखो फटाफट, घनानंद किस काल के कवि? रीतिकाल। तो भी आप तो ये भी जो है बात आती है ना, आपके जितने कवि पढ़े ना, बिहारी पढ़ी हो, भूषण पढ़ी हो, और इनको पढ़ रही हो, ये रीतिकाल पूछा जाए तीनों कवियों के विषय में, तो आप क्या बताएंगे? रीतिकाल। अच्छा, अगला प्रश्न देखो है, घनानंद के काव्य कौन सा रस प्रधान है? मुख्य कौन सा है रस? वियोग, श्रृंगार रस। आपको बताओ ना, श्रृंगार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक संयोग होता है और दूसरा वियोग होता है, यानी विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। अगला है देखिएगा, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? इनकी जो प्रेमिका थे ना, सुजान। सुजान का ही तो लीला है जो कि याद इनको अपने लोग याद कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। उसके बाद है, घनानंद जी किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? वो संप्रदाय है निम्बाड़ संप्रदाय। अच्छा अगला प्रश्न सुनो, घनानंद राधा कृष्ण की उपासना किस भाव से करते थे? यानी कि इनका जो भाव था वो सखी भाव था। घनानंद के हृदय की बात कौन जानता था? केवल सुजान जानती थी, क्योंकि उनकी प्रेयसी थी ना। घनानंद कवित्व का संपादन किसने किया है? विश्वनाथ मिश्र जी ने किया है। और अगला प्रश्न है देखो, हृदय रूपी आकाश किससे अधिक गर्म है? विरह रूपी रवि से। अगला है, घनानंद के अनुसार भस्मी व्यथा किसे कहते हैं? वो आंखों को कहते। अगला देखिएगा, रीतिकाल के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता? प्रेम की पीर का कवि कहा जाने वाला कवि कौन है? घनानंद जी है। घनानंद बोलना नहीं है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा किससे, मूल जो प्रेरणा है और वो किसकी थी? देखो पुनः सुन लो जो प्रश्न को, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा किसकी थी? कहाँ से ये प्रेरणा मिल गई जो कितना बेहतर काव्य लिख दिया? वो थी ना घनानंद की प्रेमिका। कौन? सुजान। बस सुजान का ही तो कर्तव्य है, खसारी लीला है। हाँ जी, घनानंद कैसे मारे गए थे? बड़ी दर्दनाक बात है ये, देखिएगा। हमले के दौरान जो थे ये मारे गए थे, और जब इनका जो जीवन वृत्त बताते हैं तो वहाँ पे सारी बात बताएंगे कैसे मारे गए थे। बड़ा दुखद घटना है। जब इनसे पैसा मांग गया था तो इन्होंने धूल जो है सिपाहियों को
पर जो है 2 मुट्ठी झोंक दी थी, यानी फेंक दी थी, जिस कारण जो है क्रुद्ध होकर के इनकी ये दशा हुई थी। बाकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे आगे चल के। चलिए अगला प्रश्न है, घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? घनानंद के प्रेम की कसौटी ये देखी जाए तो क्या है? विरह है। और अगला प्रश्न है, घनानंद के लिए सदैव अमावस किस कारण है? प्रेम के अभाव में सदैव अमावस रहती है। अमावस यानी काली रात रहती है, कष्टमय रात रहती है। एक काकिन विरहिणी की छात्या किसके समान धड़कती रहती हैं? वो है बिजली के समान। अच्छा चलिए, वियोगिनी के नयन रूपी में किससे भरे रहते हैं? यानी हृदय रूपी सागर से भरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, फटाफट जल्दी ही देखते रहिएगा। सुजान ने पहले घनानंद से क्या किया? ये सबसे पहले प्रेम यानी स्नेह से सींची हुई प्यार भरी बातें की, बाद में गड़बड़ हुआ वो तो अलग बात है। चलिए बातें करेंगे ना आगे चल के, जहाँ सुनाएंगे आपको जीवन वृत्ति के विषय में, जल्द वो भी मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सुजान की हंसने पर किसके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो जाती है ना? सुजान जब हंसती है ना तो किसके ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है? हृदय पर फूलों की वर्षा। जब हंसती थी ऐसा लगता था ना हृदय पे जो है फूलों की वर्षा हो गई। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविताओं में किस अलंकार की प्रधानता है? तो यह अर्थ अलंकार की है। रीतिकाल का दूसरा नाम पूछा गया है, कौन? दूसरा नाम क्या? इसे रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। और देखिएगा ये प्रश्न ध्यान रखिएगा ना, उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल जो आप पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल के कवि है ना, और उसी का यदि नाम दूसरा पूछा जाए तो आप बता देंगे कौन सा? उत्तर मध्यकाल बताएंगे ना, बिल्कुल। अगला देखो प्रश्न है, घनानंद का जीवन किसके समान उड़ रहा है? पतंग के समान। विरहिणी जो नायिका अपनी पूरी रात कैसे बिताती थी? तारे गिन करके बिताती थी ना। अगला प्रश्न है देखो, नायिका के सुंदर नेत्र कहाँ तक फैले? भी कानों तक। वही जो आपने दोहा पढ़ा होगा ना एक, जिसमें नेत्र जो है कानों तक फैल गए हैं। चलिए अगला देखो फटाफट, मैन निषेध में अलंकार कौन सा है? रूपक। अगला प्रश्न है, कलापी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कलापी कहते हैं मोर को कहते हैं। कोकी में अलंकार कौन है? पुनरुक्ति प्रकाशी है, प्रकाश है। और परजन्य का अर्थ क्या होता है? यानी दूसरों के लिए जन्म लेने वाला। परजन्य यानी दूसरों के लिए जन्म लेने वाला। 12 मासा का आरंभ होता कब से? वर्षा ऋतु से होता है। और अगला प्रश्न है, चोप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लालसा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इस संसार में मिलना क्या दुर्लभ है? सच्चा प्रेमी मिलना दुर्लभ है। वैसे तो भैया बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो सच्चा प्रेमी है बड़ा मुश्किल से मिलता है। अगला है, घनानंद पदावली में कितने पद हैं? देखो 1057 इसमें पद है। और अगला प्रश्न देखो, कारी कोरी कोकिला कहाँ को बैरी कार तीरी। कारी कोरी कोकिला कहाँ को बैरी कार तीरी। पंक्ति की जो रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है, लिखने वाला कौन है, कौन कवि है? वो घनानंद जी महाराज है। अगला प्रश्न देखिएगा, रावरे रूप की रीति अनूप। रावरे रूप की रीति अनूप पंक्ति जो है ये किसने लिखी है? घनानंद जी महाराज ने लिखी है। अगला प्रश्न देखिएगा, तुम कौन धौ पाती पढ़ी हो लला। तुम कौन धौ पाती पढ़े हो लला। मन देहु को लेहो मन लेहु पे मनु लेहु पे देहु छटाक नहीं। वो आपने पढ़ा होगा ना एक चंद, तुम कौन धौ पाटी पढ़ी हो सुजान। अरे सुजान न जाने तुम कौन सी पार्टी पढ़ ली ना, मन भर तो ले लेती हो, छटाक भर भी नहीं लेती हो। हाँ तो वही लाइन पढ़ा था ना, फिर से सुन लीजिएगा, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। चलिए अगला सुनो, घनानंद जी का जन्म कब हुआ? तो 1698 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, घनानंद जी की मृत्यु कब हुई? दोनों एक ही साथ याद करो, 1739 में। और उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ जी, जो एक बात है जो घनानंद है इनके विषय में पता चलता है कि कोई कुछ और कहता, कोई कुछ कहता। कवियों में बड़ी विचित्र बात जो चलती है ना, तो इसलिए मैंने एक बात बता दी है, लिखा हुआ आप देख रहे होंगे ना। घनानंद जी और आनंद घन नाम के 2 रचनाकार थे। कौन कौन से? जो विवाद है, जो असमंजस है, जो
भ्रम पैदा करने वाली जो बात है ना, वो आप अभी भी दूर कर लीजिए। क्या? घनानंद और आनंद घन नाम के दो रचनाकार हैं और जिनको पहले इतिहासकार एक ही मानते थे। लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दोनों कवि कौन? एक नहीं है। क्या है? अलग अलग है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को रीतिकाल के मुक्त काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि माना। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया